गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो कल हमने बहुत ही कॉम्प्लेक्स माने जाने वाला टॉपिक कार्डियक साइकिल हमने पूरा कर लिया था, पर आज हम उसकी एक इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ग्राफ पर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक सुना आपने। क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसको हम बहुत डिटेल्ड में, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो को पढ़ाने इसमें शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम विशेष पाल है और आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट, दैट इज हीलियोस एजुकोर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी लाइक ना करें। अरे सर, ऐसे कौन बोलता है? मैं बोलता हूं ये ऐसे। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक करना, वरना लाइक मत करना, ठीक है। और पसंद आ जाए तो भैया फिर वीडियो को शेयर भी कर देना। तो अगर हम याद दिलाएं आपको, तो मंडे से लेकर अभी तक हमारे पास जितना भी हमने पढ़ना शुरू किया था, तो सारे टॉपिक हमारे पास धीरे धीरे होते होते क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। और आज हमारे पास इस वाले चैप्टर का वीक खत्म हो रहा है, इसलिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो इसका आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, और आपके पास रह जाएगा क्या, डिसऑर्डर्स वाला पार्ट। और मेरे ख्याल से वो पार्ट बहुत ही आसान है, आप सब खुद से पढ़ सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू पुट फुल स्टॉप ऑन दिस चैप्टर। ठीक है जी, आसान है, मुश्किल है? आसान है सर, ठीक है। तो शुरू करते हैं पढ़ना क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पहले तो मुझे बताओ कि ये वाली बात मैंने सही लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है? क्योंकि अगर मैंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होना चाहिए या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होना चाहिए? सर, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होना चाहिए, क्योंकि जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिलती है वो तो हमें ग्राफ में मिल रही होती है ना। तो सर ये आपने गलत लिख दिया। दिस शुड नॉट बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दिस शुड बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, सो दिस इज द जनरल क्या है हमारे पास, ये एक बेसिक, एक गलत इंफॉर्मेशन है जो सभी के पास पहुंची हुई है। मैं आपको यहाँ बात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि देयर आर टू थिंग्स। एक हमारे पास क्या, ग्राम, एक होता है ग्राम, और एक होता है हमारे पास क्या, ग्राफ। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, आप सुन लेना मेरी बात को, सुन के बहुत अटपटा लगेगा आपको कि ग्राम वो है जिस पेपर पर इसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इसकी रिपोर्ट बनती है। तो ग्राम इज द पेपर। ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज नॉट द पेपर एक्चुअली। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमारे पास क्या है, वो मशीन है। क्या है वो? हमारे पास मशीन है जो इसको पता लगाती है। यस, एग्जैक्टली। सुन के हैरानी हुई, लग रहा हो गलत बता दिया, पर गलत नहीं बताया। यही सच्चाई है, यही ट्रुथ है, ठीक है। बढ़ जाए आगे, मुश्किल तो नहीं है। ओके, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जो टर्म्स यहां पर खास तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं और टीचर उसको इनकी तरह ही गलत पढ़ा देता है, ठीक है ना। मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो चीज आपको यहाँ पे समझनी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में, वो ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, 2 इवेंट्स को खास तौर पर हम पढ़ रहे होंगे। कितने इवेंट्स को जी? 2 इवेंट्स को। पहला इवेंट जो हमारे पास यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहा है, मुझे पता आपको लाइन नजर नहीं आ रही है, इसलिए मैंने दूसरा पेन निकाल लिया, डोंट वरी, ठीक है। तो पहला जो इवेंट जो यहाँ पर हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहा है, वो इवेंट कौन सा है जी? दैट इवेंट इज द डीपोलराइजेशन। पहला इवेंट कौन सा है हमारे पास? पहला इवेंट है हमारे पास डीपोलराइजेशन, और जो दूसरा इवेंट है दैट इज द रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये 2 चीजें खास तौर पे से बार बार रिपीट करेंगी, और टीचर अपना काम हल्का करने के लिए बोल देता है कि कॉन्ट्रैक्शन को हम डीपोलराइजेशन कहते हैं और रिलैक्सेशन को रिपोलराइजेशन कहते हैं। ऐसा मतलब मुझे अनगिनत बच्चों ने बार बार ये वाली चीज बता दिया, बट मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट डीपोलराइजेशन, एंड इन द सेम वे एंड द रिलैक्सेशन इज ऑल्सो नॉट द रिलैक्सेशन। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। यहां पे मैं वाली चीज आपको समझाना चाहूंगा। अब आप सुनेंगे इस वाली बात को, सुने मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखो यार, आपको पता है कि जैसे कि ये हमारे पास क्या है, मान लो अपने पास मेम्ब्रेन है। क्या है? किसी भी सेल की मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जांपल आप इसको एक्सॉन मान लो, क्योंकि आपने एक्सॉन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी क्या है कि मान लो कि मेम्ब्रेन के अपर सर्फेस पे, आउटर सर्फेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और अंदर वाले सर्फेस पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। हाँ या ना? ठीक है। सो दिस मेम्ब्रेन हैज बीन पोलराइज्ड। ये क्या है, ये मेम्ब्रेन क्या हो गई है, ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो रखी है। क्यों? कि कैसे पोलराइज है सर? ये सारे पोलराइज ऐसे है क्योंकि अपर सर्फेस पे पॉजिटिव है, इनर सर्फेस पे नेगेटिव है, चार्ज का डिफरेंस है, इट इज क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। से अगर ऊपर वाले चार्ज पे मान लो +5 है, नीचे वाले में -5 है, तो द नेट पोटेंशियल इज 0, है ना। थप्पड़ पड़ेगा, खींचिए। नेट पोटेंशियल इज 10। अबे यार, 5 माइनस ऑफ -5 कितनी वैल्यू आएगी यार? 10 ही तो आएगी। हद कर रहे हो यार बिल्कुल ही तुम, ठीक है। सो ये जो 10 वोल्ट है, तो इस पे चार्ज आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। दिस इज द
दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या है ये? रेस्टिंग पोटेंशियल। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जी पोलैरिटी मेंटेन है। क्या क्या है इसकी मेंटेन? इसकी क्या चीज मेंटेन्ड है? इट्स पोलैरिटी इज मेंटेन्ड हियर। इसकी पोलैरिटी यहाँ पर बनी हुई है। समझ आ गई? आसान है मुश्किल है? आसान है सर। ये चीज तो चलो हमें डन यहाँ पर हो जाती है। पक्का? मुश्किल तो नहीं है। बढ़ जाए आगे। अगला जो चीज हमारे पास आ रही है वो कौन सी? मतलब अब हमें डिपोलराइजेशन को समझना है। देखो क्या होगा कि कई बार ना ये जो पॉजिटिव चार्ज सरफेस के ऊपर है, दिस पॉजिटिव चार्ज ये वाला थोड़ा सा अंदर चला जाएगा और नेगेटिव बाहर आ जाता है। कैसे होता है मैं आपको न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए समझ लो। मान लो कि अगर किसी कारणवश ऐसा हो गया कि नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया इस जगह पे और पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया, और बाकी सब पे तो सेम ही है भाई, हाँ है ना? बाकी सब पे तो ये चीज ऐसे बनी हुई है ना, ठीक है? तो अभी इस मेम्ब्रेन को, इस वाले पोर्शन को मैं कह दूंगा कि द मेम्ब्रेन हैज गेट डीपोलराइज्ड। मेम्ब्रेन क्या हो गई यहाँ पर? डीपोलराइज्ड हो गई है। ये वाली बात आपको खास तौर पर पता होनी चाहिए, क्योंकि जब एट्रिया या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर डीपोलराइजेशन वाला प्रोसेस होगा ही होगा, ठीक? और जब वो रिलैक्स करेंगे तो जो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई थी वो वापस क्या हो जाएगी? पोलराइज हो जाएगी, वापस अपने नॉर्मल कंडीशन से पहुंच जाएगी। और उसके दोबारा पोलैरिटी गेन करने पर मैं कह दूंगा कि मेम्ब्रेन क्या हो रही है? मेम्ब्रेन रीपोलराइज हो रही है, एंड दैट प्रोसेस विल बी नोन एज repolarization. And these are the two basic terms that will be used extensively in this topic, that is the electrocardiogram, or with in simple we say it ECG. इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज होने के बाद क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एंड इट विल लीड्स टू सिस्टोल। क्या होगा उसके बाद? सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और सिस्टोल होने के बाद क्या होने के बाद जी? सिस्टोल होने के बाद जो मेम्ब्रेन है वो वापस अपना चार्ज क्या करेगी? गेन करेगी, एंड दिस विल बी नोन एज व्हाट? इट विल बी नोन एज डायस्टोल। क्या कहलाएगा हमारे पास जी? वो कहलाएगा हमारे पास डायस्टोल। आर यू गेटिंग? आसान है मुश्किल है? आसान है सर जी। इतनी बात समझ आ रही है? अरे हाँ या ना? पक्का? चले, तो ये वाली बात तो हमारे पास क्या हो गई? क्लियर हो गई है। अब हम बात को आगे बढ़ा लेते हैं और बात करेंगे अब हम शाहरुख खान की। किसकी बात करेंगे? शाहरुख खान की। आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, शाहरुख खान ऐसे करके पड़ा होता है। किस पे? अपने बेड पे, डॉक्टर वाले बेड पे, वहां पे पड़ा होता है वो, और बड़ा ही शांति वाला मौसम होता है। हीरोइन पास में खड़ी होती, हीरोइन पास में नहीं, हीरोइन डॉक्टर के कमरे के बाहर खड़ी होती है। वहां से वो एक से दरवाजे में शीशा लगा होता है, उसमें से वो झांक रही होती है ऐसे करके, ठीक है? अगर आपको शाहरुख खान पसंद नहीं तो आप अक्षय कुमार का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपने गाना सुना है ना फिलहाल वाला, मैं किसी और का हूं फिलहाल। गाना नहीं गाऊंगा मैं, गाना बहुत बेकार गाता हूँ, ठीक है? तो आप किसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उसमें एक चीज ना बड़ी कॉमन होती है, ठीक है ना सर? कॉमन क्या होता है उसमें? उसमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है, टिप 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 टिप। ये तब है जब शाहरुख खान का ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मतलब डॉक्टर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर टिप 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 पी। तो ये पी जब आया ना तो समझ लो कि पिक्चर खत्म हो गई है। समझ पा रहे मेरी बात? मतलब कि अब वो बंदा निकल गया वहां से। तो दिस इज हाउ वी रीड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी, हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। तो अगर उसको ईसीजी को डायग्राम बनाऊं मैं इसको, तो ईसीजी का डायग्राम में कैसे बना रहा हूं? कुछ ऐसे भाई, हाँ या ना? पक्का? तो ये एक टिपिकल डायग्राम है किसका? हमारे पास ईसीजी का। समझ आ रही है? पिक्चर में ऐसे ही होता है, पिक्चर में तो उसको ऐसे दिखाते हैं, टिप 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 टिप। ये तो चल रहा होता है, ठीक है ना? डॉक्टर कहता है वी आर लूजिंग हिम। तो इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी होते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या होता है वो बेसिकली, ठीक है? चलो, पहले तो आपको इतनी बात समझ आ गई है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है? कल बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया, ठीक है ना? कुछ बच्चों ने तो पहले बता दिया था, कल बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमने अपना मेंटर ढूंढ लिया है, और कुछ मतलब ज्यादातर बच्चों के जो मेंटर थे ना वो उनके बड़े भाई या दोस्त ही थे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, मतलब कि हम उम्र का, मतलब सेम एज का या बराबर एज का होने वाला मेंटर क्या होता है? बहुत अच्छा होता है, ठीक है? बट एक बात का ध्यान रखना बच्चों में, मैंने उनको भी कहा है, मैं आपको भी कह रहा हूँ, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना कि वो जो आपका मेंटर है, जिसको भी आपने रखा है अपने पास, के आपका ध्यान रखे, ठीक है ना? आप पे डंडा रखे, आपको पढ़ाए बिठा के, ठीक है ना? बिठा के पढ़ाई, आपसे कुछ चीज सुन ले जो आपने याद कर रखी है। उस पर्टिकुलर इंसान को से ना, मतलब इस बात का ध्यान रखना कि आपने उससे कभी बदतमीजी मत करना। मतलब वो मेरे ख्याल से जब भी आपको कुछ कहेगा ना तो आपकी बेहतरी के लिए ही वो कहेगा, ठीक है? तो आप उसकी बात को कभी भी नेग्लेक्ट मत करना, इग्नोर मत करना, डिनाई मत करना। अब जो आपने उसको मान लिया तो मान लिया, जो बोलेगा ना उसको आपने करना है। आप समझ रहे मेरी बात को?
वो चीज जो वे बोल रहा है कि बेटे ये टॉपिक पढ़ना है भाई मेरे, तूने आज तू पढ़ेगी मुझे सुनाएगा शाम को, तो आपने सुनाना है, तो उसने बोल दिया ना कि मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग मुझे शाम को सुनना है, तो अब आपकी ड्यूटी है कि मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग आप 4 बजे तक पढ़ लोगे और 5 बजे जाके उसको सुना दोगे। ठीक है, ये इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, कल एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि वो कहीं पर फिजिक्स पढ़ रहा होगा, ठीक है ना, पता नहीं उसने नाम भी बताया था, कोई को नाम याद नहीं है, तो उसने अपने फिजिक्स वाले टीचर से कुछ मदद मांगी कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही वाली चीज आप मुझे बता दो। तो टीचर ने उस किताब का नाम मतलब उसको बोल दिया कि इस किताब को ले लो, उस किताब से पढ़ लो, ऐसा करके बोल दिया। ठीक है, तो उसने वो कह रहा है कि सर मतलब उसने ना मेरी मदद नहीं करी टीचर ने, फिजिक्स वाले टीचर ने। तो बेटे मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि यार जो भी बात है आपको जिस भी तरह की आप मदद मांग रहे थे, ठीक है, मैंने उसको तो कह ही दिया, मैं आप सभी को भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी वो मदद मांग रहे थे आप, तो पहली बात ना मदद मांगते हुए ना आप उस इंसान से मदद मांगो जिसको आपको लगता है कि वो आपको मदद बेसिकली कर सकता है। ठीक है, आपको हेल्प उसी से मांगनी चाहिए जो हेल्प करने लायक हो, हेल्प करने योग्य हो। ठीक है, अगर आप फिजिक्स वाले सर से फिजिक्स की किताब मांगोगे ना तो मेरे ख्याल से वो नहीं देगा, मतलब ऐसा उस आपकी टीचर की गलती नहीं है। अगर आप मेरे से भी बायो की बुक्स मांगोगे ना तो मैं शायद आपको बायो की बुक्स ना दे पाऊं। ठीक है, क्योंकि मुझे बायो की बुक्स क्या चाहिए होती है, मुझे खुद पढ़ने के लिए चाहिए, मैं खुद आपको दिखाने के लिए चाहिए। बट पर अगर आपको फिजिक्स की बुक चाहिए, क्या चाहिए आपको, फिजिक्स की बुक चाहिए, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे पास फिजिक्स की बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं, अभी तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बट लॉकडाउन जैसे खुल जाएगा तो आपको चाहिए होंगी तो आप किताब मेरे से ले सकते हैं। मेरे पास काफी सारी बुक्स हैं यहाँ पे, कुछ मेरे पास जो ऊपर वाले टेबल पे मैंने रखी हुई थी यहीं पर ही, वो मैंने यहाँ से उठा ली है। अगर आप देखेंगे तो एक मेरे पास ये किताब पड़ी हुई है, ये वाली, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स की एररलेस एक पड़ी हुई है, मेरे पास ये प्रदीप्स पड़ी हुई है, पता नहीं कौन सी है ये, 12th की है ये, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये 2 है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, एक एनसीईआरटी मेरे पास पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है मेरे पास किताब, एक पड़ी हुई है। ठीक है, और कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स है मेरे पास, ये किताब है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। कुछ मेरे पास ये दूसरी किताबें भी हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये ऑब्जेक्टिव फिजिक्स है, ये भी किताबें हैं, अगर आप चाहें तो आप मेरे से इन किताब को ले सकते हैं। ठीक है ना, मतलब मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी उतनी हेल्प जरूर 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 करूंगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको पढ़ते हुए फिजिक्स में इतने डाउट आ रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप अक्षय सर से कांटेक्ट करें, आप उनसे पढ़ें बेटर तरीके से। ठीक है, क्योंकि अक्षय सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बेसिक से उठाते हुए पढ़ाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बेसिक से उठाता हूं और बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाता हूं, तो अक्षय सर की भी सेम यही अप्रोच है पढ़ाने की। तो मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप ऐसे ही करें। इनफैक्ट बॉटनी में भी अगर आपको दिक्कत आ रही है पढ़ने में, ठीक है ना, ऑल्दो उसमें दिक्कत आपको ज्यादा तो नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी बायो में आपको इतनी दिक्कत नहीं आती, पर अगर उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है तो गौरव शर्मा सर इज डूइंग वेरी वेल, आप उनसे भी जाकर पढ़ें। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, आप उनकी वीडियोस को भी फॉलो करें, क्योंकि वो भी ऐसे रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल आपको वो बिल्कुल ही मतलब ओपन टाइप से बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे सब चीजें दे रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अगर जैसे आज पढ़ाने वाला हूं ना, जैसे आपको मैंने कार्डियक साइकिल पढ़ाई है, जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड पढ़ाया है, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ाया है, जितने सिंपल तरीके से मुझे लगता नहीं कोई और पढ़ा सकता है। ठीक है, तो इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें। और बायो की किताब अगर आपको मांगनी है तो बायो की किताब किसी और टीचर से मांगे, बायो के टीचर से ना मांगे, मतलब मेरे से तो मत मांगना, मेरे पास तो ज्यादा है नहीं। ठीक है, फिजिक्स वाले से आप बायो किताब मांगेंगे तो शायद वो दे देंगे, अगर उनके पास रही होगी तो कभी। ठीक है, चले तो वापस आते हैं, वापस इस वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो जी हमारे पास क्या रही है, हमारे पास वेव्स आ रही हैं। सो दिस इज द पी वेव, कौन सी वेव हमारे पास, दिस इज द पी वेव, दिस इज क्यू वेव, क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस एंड दिस इज टी। समझ आए मेरी बात? तो आप सुन लेना मेरी बात को, ये वाली जो लाइन है, कौन सी वाली, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज नोन एज बेस लाइन। क्या कहलाती है हमारे पास, ये कहलाती है हमारे पास क्या, बेस लाइन। और हम ऐसा आर्बिट्री मान लेते हैं, हमने मान रखा है ऐसा कि इस टाइम पर क्या है, इस टाइम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हमने बिल्कुल इसको क्या कर रखा है, इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। मशीन को चालू करने से पहले मशीन को सुबह जब डॉक्टर आता है, डॉक्टर तो नहीं करता है वाला काम, बेसिकली जो उसके कंपाउंडर्स होते हैं वो इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग के बाद वो बेस लाइन को सेट करते हैं, तो दिस इज द बेस लाइन। ठीक है, ये यूनिट होती है करंट को मेजर करने के लिए, आप देखेंगे तो कभी मिली एम्पियर्स में। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाए। तो इसके ऊपर जो वेव्स हमारे पास बनकर आ रही है, बनकर आ रही है हमारे पास कौन सी, 3 वेव्स बनकर आ रही है, पी, आर और टी। तो जो पी, आर और टी वेव्स हैं, दे आर नोन एज पॉजिटिव वेव्स। क्या कहलाती है हमारे पास, ये कहलाती है पॉजिटिव वेव्स। और 2 वेव्स बेस लाइन से नीचे जा रही है, कौन सी, क्यू और एस वाली। तो ये जो क्यू और एस वाली वेव्स हैं, दे आर नोन एज नेगेटिव वेव्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? सर कोई समस्या यहां पर हमें नहीं है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास कौन सी, 3 वेव्स। अब बात आती है कि सर ये वेव्स हमारे पास क्या शो कर रही हैं, क्या दर्शा रही हैं। तो आप इस वाली चीज को भी थोड़ा सा अपने पास क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रही है कौन सी, पी वेव। कौन सी वाली आ रही है हमारे पास, सबसे पहले पी वेव आ रही है। ठीक है, तो व्हाट इज पी वेव, सुन लो। पी वेव्स शोज, क्या शो करती है हमारे पास, ये शो करती है हमारे पास
डीपोलराइजेशन क्या शो करती है? पहला जो इवेंट था, सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल हमारे पास होता था, और एट्रिया को दबाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाना पड़ेगा जो एससीएन से निकला है। वो एससीएन से निकला हुआ इलेक्ट्रिक इंपल्सेस क्या करेंगे? आर्टरिया तक पहुंचेंगे और एट्रिया की मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी है, पोलैरिटी जो है, इसको जाके क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और जो मेम्ब्रेन पहले पोलराइज थी, उसकी मेम्ब्रेन के एक साइड में पॉजिटिव चार्ज था और एक साइड पे क्या था? नेगेटिव चार्ज था। अब उसका क्या होगा? उसका पे खेल खराब होगा। अब ऊपर वाले मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? इस वाले पोर्शन पे, मान लो इस वाले पोर्शन पे क्या होगा? ऊपर वाली मेम्ब्रेन नेगेटिव हो गई है और नीचे वाली मेम्ब्रेन क्या हो गई है? पॉजिटिव हो गई है। मतलब मेम्ब्रेन क्या हो गई है? एट्रिया की क्या हो गई है? डीपोलराइज हो गई है, उसने अपनी पोलैरिटी को लूज कर दिया है। द मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड, so this is known as depolarization of atria। तो पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि पी वेव क्या शो करता है? तो पी वेव शोज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ वी कम्स टू द सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट कौन सा? मतलब क्यू आर एस वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? क्यू आर और एस। ये एक वेव नहीं है, इसको मैं पूरा कॉम्प्लेक्स बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं मैं इसको? एक पूरा कॉम्प्लेक्स बोल देता हूं। और ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। कौन से वाला मेरे प्यारे बच्चों? ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास कौन सा है? क्यू, ऊपर लिखता हूं मैं इसको, दिस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है? ये कॉम्प्लेक्स शो करता है वेंट्रिकल की, किसकी? वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन। तो दिस शोज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। पक्का? मुश्किल तो नहीं है, आसान है। अरे सर आसान है, पक्का जी? ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? यहाँ पे वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन होगी। अब आप याद करो जो मैंने आपको पढ़ाना शुरू करवाया था, कि जब मैं आपको कल पढ़ा रहा था कार्डियक साइकिल। क्या पढ़ा रहा था मैं कल आपको? कार्डियक साइकिल पढ़ा रहा था। और कार्डियक साइकिल मेरे ख्याल से मैंने आपको इस तरह से पढ़ाई थी, याद है? अबे हाँ या ना? ठीक है, तो याद करो कल जब मैं आपको इसको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले इवेंट में, द फर्स्ट इवेंट जो सबसे पहले हमारे पास हो रहा है वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास कौन सा? एट्रियल सिस्टोल। क्या है हमारे पास? वो एट्रियल सिस्टोल। तो उसके बाद क्या होगा? मतलब कि जब एट्रिया डीपोलराइज कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे? जब एट्रिया डीपोलराइज करेंगे तो उसके बाद यहां से लेकर कहां तक? यहां तक हमारे पास अगले वाले पूरे टाइम पर 0.1 सेकंड तक क्या होगा? अगले वाले 0.1 सेकंड तक इसको कहता हूं मैं पीक्यू इंटरवल। क्या कहता हूं मैं इसको? दिस पार्ट इज नोन एज पीक्यू इंटरवल। और इस इंटरवल के में क्या हो रहा है? यहां पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको कहता हूं क्या मैं? एट्रियल। ये शो करता है कि एट्रियल सिस्टोल। और ये जो काम है ये चलता है कितने के लिए? 0.1 सेकंड के लिए। समझ आई मेरी बात? अबे हाँ या ना? पक्का? अगर कोई डाउट आएगा, ठीक है ना, वैसे तो डाउट आ रहा है तो नीचे लिख दो, मैं नीचे बैठा हुआ तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं नीचे बैठ के लाइव चैट में, ठीक है? वो तो मुझे बता ही दो। अगर नहीं आ रहा है, अगर फिर भी उसके बाद आता है, मान लो लाइव चैट खत्म होने के बाद अगर आप ये वाली वीडियो देखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे अपने आपका जो डाउट्स है वो आप मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी आईडी है विशेष पाल _हीलियोस। आप इस आईडी पे क्या कर सकते हैं? मुझे मैं अपने डाउट क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। पक्का जी? मुश्किल तो नहीं है? बढ़ जाए आगे? ओके चले, तो दिस इज द एट्रियल सिस्टोल। अगला पार्ट कौन सा आ रहा है हमारे पास? क्यू आर एस। कौन सा आ रहा है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये शो कर रहा है हमारे पास क्या? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्या शो कर रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। मतलब मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन है इसकी वेंट्रिकल्स की, वो डीपोलराइज होंगी। और इसके बाद क्या? इसके बाद अगला वाला जो प्रोसेस होगा हमारे पास, उस टाइम पर एट्रिया कर रहा होगा, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? एट्रिया वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक करेगा? इस वाले पोर्शन तक, यहां तक। ये इस पोर्शन तक क्या करेगा? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ये वाला जो टाइम है हमारे पास, दिस इज नोन एज एसटी इंटरवल। क्या कहलाता है हमारे पास? दिस टाइम इज नोन एज, सुन लेना मेरी बात को, एसटी इंटरवल। और इस टाइम पर क्योंकि एट्रिया डीपोलराइज, वेंट्रिकल क्या कर चुकी है? उनकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो चुकी है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करने जाएंगे। तो यहां पर होगा हमारे पास क्या? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये होगा करीब कितनी देर के लिए? 0.3 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए होगा ये? करीब 0.3 सेकंड के लिए काम हमारे पास चल रहा होगा। अरे आसान है? मुश्किल है? आसान है। ठीक है, बढ़ रहा है आगे। ओके सर, इसके बारे में नहीं बताया आपने कि टी वेव बेसिकली क्या शो करती है, तो मैं बता देता हूं आपको। ये वाली बात भी कोई बहुत अलग सी चीज नहीं है। टी वेव शो करती है हमारे पास क्या? रिपोलराइजेशन। मेम्ब्रेन जब क्या होगी हमारे पास, किसकी? बेसिकली वेंट्रिकल्स की जो मेम्ब्रेन क्या होगी हमारे पास? रिपोलराइज होगी, तो उसको कहूंगा क्या मैं? रिपोलराइजेशन। तो आप सुन लेना मेरी बात को, टी वेव शोज रिपोलराइजेशन
ऑफ वेंट्रिकल्स। पक्का? मुश्किल तो नहीं है, बढ़ जाए आगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये इस तरह से क्या करता है, इस तरह से काम ये कर रहा होता है। सो फर्स्ट पार्ट इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास पहली पी वेव है, पी वेव शो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। फिर हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये शो करता है हमारे पास डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और ये जो टी वेव है ये शो करती है हमारे पास क्या, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। मतलब कि अब इसके बाद यहां से लेकर आगे वाले पार्ट तक अगला वाला जो पार्ट होगा वहां पर वेंट्रिकल्स डायस्टोल में जा रहे होंगे एंड इट विल बी शोन एज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। पक्का? और जब ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू होगा तो मतलब आप समझ लेना कि ज्वाइंट डायस्टोल भी स्टार्ट हो गया है। आपको आज का लेक्चर तभी समझ आएगा जब आपने इससे पहले वाला लेक्चर मेरा देखा हुआ है। बिल्कुल फ्रैंकली मैं बोल रहा हूं आपको। डे 5 का अगर आपने लेक्चर देखा है तो ही आपको डे 6 का लेक्चर समझ आ रहा होगा। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और मैं चाहता हूं आप पहले पुराना वाला लेक्चर जरूर जाके क्या कर लें, देख लें। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट द ईसीजी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेसिकली है क्या, अब मैं बात करता हूं उसकी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज नथिंग बट इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट में जो जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, ठीक है ना, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर है। एंड ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और वो 3 चीजें कौन, मतलब 3 कॉर्ड्स लगाई जाती हैं। अब तो मतलब मल्टीपल कॉर्ड्स आ जाती हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब उसको बनाया गया था तो बेसिकली 3 कॉर्ड्स इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है ना। एक लगाई जाती थी कहां पर, लेफ्ट रिस्ट पे, यहां पर इस वाले हाथ पे लगा देते, और 2 लगा देते कहां पर, एंकल वाले पार्ट पे। कहां पे लगा देते, एंकल वाले पार्ट पे। तो ये बहुत ही क्या था, इंपॉर्टेंट पार्ट था। पक्का? मुश्किल तो नहीं है, बढ़ जाए आगे। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। हमने ईसीजी तो पूरा पढ़ लिया। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो है हमारे पास क्या, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्या है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस? इतना नोट कर लिया। पहले एक काम करो, इसकी फटाफट फोटो ले लो फोटो, स्क्रीनशॉट लो उसका फटाफट। ठीक है जी, ले लिया स्क्रीनशॉट, आ जाओ वापस। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर हम आगे वाली चीज पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो है हमारे पास क्या, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो क्या हमने सर सारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ने? नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ उतने ही क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ने हैं जितने पेपर में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि तब क्या है, मतलब कि यह बात क्या शो करती है कि मान लो कि हमारे पास ये जो पी वेव थी क्या हो गई, हमारे पास ये उठ गई। क्या हो गई, हमारे पास इस तरह से उठ के आ गई। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर ये पी वेव क्या कर रही है, एलिवेट कर रही है। क्या शो कर रही है, पी वेव की एलिवेशन हो रही है। दिस एलिवेशन ऑफ पी वेव शोज दैट कि जो एट्रिया का साइज है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया है। तो दिस शोज एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया। कि एट्रिया का साइज क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ गया है। ये पहला क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। देख के तुरंत क्या होता है, हमें समझ आता है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो सकती है कि हमारे पास जो एट्रियल सिस्टोल वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट क्या हो गया, पी क्यू जो इंटरवल था हमारे पास, ये इंटरवल क्या हो गया है, लंबा हो गया है। अगर ये लंबा हो गया तो उसका मतलब क्या है, तो ये वाली बात भी हमारे पास शो करती है कि एट्रिया तक, किस तक, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास शो कर रहा होता है कि हमारे पास इसकी जो वो है पार्ट, वो कैसे हो रहा है। ठीक है जी, पक्का? मुश्किल तो नहीं है। ओके ओके ओके, तो ये वाली बात हम यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हमें समझ आ जा रही है। आप उसको पीक्यू इंटरवल या पीआर इंटरवल ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पीआर इंटरवल ही बोल सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू ट्रेवल द, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो ट्रेवल करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अगला जो पार्ट हमारे पास आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास शो करता है कि मान लो कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्या है, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इसका ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ये बढ़ गया है। मतलब कि देयर इज अ एलिवेशन इन क्यूआरएस। अगर ये चीज बढ़कर आ रही है तो ये चीज क्या शो करती है, अगर इसका पार्ट बढ़ गया है तो ये शो करता है कि भैया वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ रही है। बहुत प्रेशर से क्या चाहिए उसको, करंट चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा करंट चाहिए उसको। और ऐसा तब होता है जब हार्ट अटैक पड़ता है। सो दिस एलिवेशन इन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शोज मायोकार्डियक इन्फाक्शन। क्या शो करता है हमारे पास, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसको सिंपल टर्म्स में आप बोल देते हैं क्या, हार्ट अटैक। क्या बोल देते हैं हम इसको, हार्ट अटैक। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मुश्किल तो नहीं है, अरे हाँ या ना, बढ़ जाए आगे।
तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा सकता है कि व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स और द R वेव अगर बढ़कर आ रही है तो व्हाट इट इज शोइंग, तो इट इज शोइंग द पॉसिबल हार्ट अटैक और द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। पक्का बढ़ जाए आगे। ओके, लास्ट जो हमारे पास वेव आ रही है वो आ रही है कौन सी, हमारे पास टी वेव। कौन सी वेव आ रही है यार, तुम लोगों को मेरी बात समझ आ रही है ना, मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, क्या आप लोग नोट्स बना रहे हैं? आज ये वाली बात मैंने आपको बोली नहीं है कि आप नोट्स अपनी, जब भी मैं आपको पढ़ाऊं तो आप अपने साथ नोटबुक और कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी नोटबुक निकाल लें और पेन निकाल लें और इसके सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं तभी भी आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार ये वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैंने सब चीजें पढ़ा दी गई हैं। आपको इस तरह से पढ़ाता हुआ कोई नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जिस तरह से यार चीज मैं आपको इतनी सिंपल तरीके से करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं आप चीज को ढंग से पढ़ें, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैं बुक्स की बात कर रहा था, अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना, या आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करने के लिए तो अभी तो नंबर नहीं है तो कॉल तो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। या आप मेरे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, सर मुझे ये वाली बुक चाहिए तो मैं आपको ये वाली बुक पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। करीब 10-15 किताबें मेरे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। सर क्या आपके पास केमिस्ट्री बुक्स भी हैं? केमिस्ट्री बुक्स भी है मेरे पास, अगर आप चाहें तो आप वो मेरे से ले सकते हैं। सारी तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो पर जितनी भी हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द बुक्स पड़ी हुई है वो मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट। मैं यार मतलब आपको जितना आप उससे बेनिफिट ले पाए आप उतना ले लें, और उन बुक्स को जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आप उनको बेचना मत यार, ठीक है ना। और मुझे भी वापस भी मत करना, मुझे वापस लेके कुछ नहीं करना, ठीक है। आपने किसी ऐसे इंसान को दे देना जिसको उसकी जरूरत पड़ रही होगी, ठीक है जी। इतना बस एक कर देना, ठीक है ना, और मैं आपसे थैंक यू भी नहीं लूंगा। बस जो हमारे किसी को जरूरत है, किसी बच्चे को पढ़ने की जरूरत पड़ रही है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो आप वो बुक्स उनको आगे दे देना, बस इतना कर देना, ठीक है। आते हैं इस पे जी टी वेव पे, किस पे आते हैं हम, टी वेव पर आते हैं। तो टी वेव क्या आ रही है हमारे पास, सुन लेना। टी वेव के दो केसेस हो सकते हैं, या तो टी वेव क्या कर गई, या तो टी वेव एलिवेट कर गई, क्या कर गई, टी वेव इज शोइंग एलिवेशन। अगर टी वेव में क्या आ रही है, अगर टी वेव में एलिवेशन आ रही है तो दिस एलिवेशन शोज दैट कि बॉडी में के प्लस आयन की कंसंट्रेशन, किसी कंसंट्रेशन के प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बेटे डॉक्टर बनने जा रहे हो, सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए सब चीजें, ठीक है। पहली बात, अगर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है तो ये टी वेव क्या कर जाती है, एलिवेट कर जाती है। और अगर ये टी वेव क्या हो गई, फ्लैट कर गई है, ऐसे फ्लैटनिंग हो गई है, इसकी कम हो गई है, तो इट इज शोइंग कि भैया हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इसकी जो फ्लैटनिंग है, फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव, मैं लिख देता हूं यहां पर, फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव शोज, ये क्या शो कर रहा है हमारे पास, दिस फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव शोज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू हार्ट मसल्स, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू हार्ट मसल्स, हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रही है, इस वजह से क्या कर जाती है, टी वेव फ्लैट कर जाती है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बेसिकली 4 चीजें पढ़ी हैं, 5 चीजें पढ़ी हैं, बट 4 ही जरूरी है। पहला, elevation of P wave shows enlargement of atria. Elevation in QRS complex shows that the myocardial infarction or the heart attack. Third, elevation in T waves shows the increased concentration of the potassium ion in the blood. Number 4, and the most important, that the flattening of T wave. If the flattening of T waves shows the insufficient oxygen is being delivered to the muscles of the heart. तो ये हमारे पास कहती है, हमारे पास ये 4 चीजें बड़ी ही जरूरी थी, और आपको मेरे ख्याल से यहां तक ये सारी बातें क्या आ गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें। जैसे मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर पढ़ाया हुआ समझ आया तो आप क्या करें, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना। ये जो 10 बच्चों के इनके मैंने कल नाम गिनवाए थे, मैं चाहता हूं कि ये 10 बच्चे अपने अपने जितने भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भले से आपके पास फेसबुक है, वो भले से यूट्यूब है, वो भले से आपके पास व्हाट्सएप है, या कोई भी चीज है, आप वहां पर वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं चाहता हूं कि ये सारी वीडियोस हर जगह तक, हर बच्चे तक ये पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और मैं कल फिर आऊंगा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, और पॉसिबली हम एक नया चैप्टर भी क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, बाय बाय।